इंडियन साइंस बुक्स में क्या चेंजेस किए जा रहे हैं जान के आप एकदम शॉक हो जाएंगे। इवोल्यूशन थ्योरी 9-10 से हटा दी गई है। इसके साथ साथ पीरियोडिक टेबल भी हटा दिया गया है। क्लाइमेट चेंज और एनवायरमेंटल साइंस बहुत सारी क्लास से हटा दिया गया है। इसके साथ साथ पुष्पक विमान को ऐड किया जा रहा है। एस्ट्रोलॉजी को लेजिटिमेट चीज बताई जा रही है। दोस्तों आज की वीडियो एंड तक जरूर देखिएगा क्योंकि आज हम लोग समझने वाले हैं कि इंडियन साइंस बुक की हालत क्यों खराब होती जा रही है, क्या क्या चेंजेस एक्चुअली में किए जा रहे हैं, उनके पीछे के ऑब्जेक्टिव क्या है और कुछ ऐसी बातें जो आपको शॉक कर देगी। तो चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों कुछ टाइम पहले मैंने ये वीडियो बनाई थी कि पाकिस्तान की साइंस बुक में क्या प्रॉब्लम चल रही है। इस वीडियो में अच्छे व्यूज गए थे और फिर बहुत लोगों ने कमेंट किया था कि इंडियन एजुकेशन सिस्टम को तो देखो, पाकिस्तान से ही कंपेयर करते रहोगे क्या। और जब देखा तो पता चला कि इंडियन एजुकेशन सिस्टम में जो चेंजेस किए जा रहे हैं ये भी बहुत ही ज्यादा कंसर्निंग है। दोस्तों हमारे देश में एनसीईआरटी से 134 मिलियन से ज्यादा स्टूडेंट्स अफेक्ट होते हैं। 134 मिलियन का मतलब है 13.4 करोड़। लेट दैट सिंक इन। एनसीईआरटी में जो भी चेंजेस किए जाएंगे वो इन 13 करोड़ से ज्यादा स्टूडेंट्स को डायरेक्टली इंपैक्ट डालेंगे और ये 13 करोड़ वो स्टूडेंट है जिनकी फाउंडेशनल नॉलेज के ऊपर ये इंपैक्ट डालेगा। तो जब भी एनसीईआरटी में कोई चेंज किया जाता है तो उसको एक किताब में किसी चेंज की तरह नहीं देखना है, उसे यह देखना है कि इन 13 करोड़ से ज्यादा स्टूडेंट्स पे उसका क्या इंपैक्ट पड़ेगा, जिसका ओवरऑल इंपैक्ट हमारे देश पे पड़ेगा। सोचिए आप क्लास 10th में है, बायोलॉजी पढ़ रहे हैं और एवोल्यूशन आपके साइंस बुक में है ही नहीं। ये चीज सच बन चुकी है। मुझे याद है जब हम लोगों ने क्लास 9th और 10th पास की थी तब तो एवोल्यूशन हम लोगों ने पढ़ा था, लेकिन आज के स्टूडेंट्स नहीं पढ़ रहे हैं। लेकिन इस बारे में डिटेल में जानने से पहले थोड़ा ये जान लेते हैं कि आखिर सीबीएसई का क्या क्लेम है कि ये क्यों किया जा रहा है। अब वो ये कह रहे हैं कि दिसंबर 2021 के बाद ये चेंजेस इसलिए किए गए क्योंकि कोविड के बाद स्टूडेंट्स के ऊपर जो बर्डन है वो थोड़ा कम हो जाए। सुनने में अच्छा लग रहा है कि जो स्टूडेंट्स का बर्डन कम किया जा रहा है, चलो फाइनली स्टूडेंट्स के बारे में सोचा तो जा रहा है। बट ये जो चीजें थी ये तो एक जस्टिफिकेशन टाइप थी, क्योंकि अगर आप नोटिस करेंगे किन किन चीजों को हटा दिया गया तो आपको एक पैटर्न दिखेगा। चलिए सबसे पहले एवोल्यूशन के ऊपर ही बात कर लेते हैं। क्लास 9 और 10 से इवोल्यूशन हटा दिया गया। अब पाकिस्तान की तरह हमारी ऐसी हालत अभी तक नहीं हुई है कि इवोल्यूशन को हम लोग एकदम बेसलेस चीज बता दिए गए। इवोल्यूशन के खिलाफ कुछ नहीं बोला गया है, बस उसको शिफ्ट करके 11th-12th के बायोलॉजी के करिकुलम में डाल दिया गया। तो कोई कहेगा तो इससे प्रॉब्लम क्या है? प्रॉब्लम यह है कि बहुत सारे स्टूडेंट्स केवल 10th तक ही बायोलॉजी पढ़ते हैं। जैसे मैंने 11th-12th में कभी बायोलॉजी नहीं पढ़ी क्योंकि मेरा मैथ साइंस था, या फिर वो स्टूडेंट जो कॉमर्स ले लेते हैं वो कभी बायोलॉजी नहीं पढ़ेंगे। तो केवल 10th तक ही कंपलसरी साइंस सब्जेक्ट होता है। यानी कि वो सारे स्टूडेंट जो 11th-12th में बायोलॉजी नहीं पढ़ने वाले हैं वो लोग कभी एवोल्यूशन के बारे में समझ ही नहीं पाएंगे। अब गवर्नमेंट भले ही ये लॉजिक दे दे कि ऐसा वो इसलिए कर रहे हैं ताकि बार बार रिपीटेशन ना हो कि 9-10 में वही पढ़ा रहे, 11-12 में वही पढ़ा रहे। पहले तो ये लॉजिक काम करता नहीं है क्योंकि दोनों का करिकुलम थोड़ा अलग हो जाता है और बेसिक फाउंडेशनल नॉलेज तो देनी जरूरी थी। अब सीधी सी बात है, ऐसी चीज होगी तो साइंटिस्ट और एजुकेटर तो जो बैठेंगे नहीं। 1800 से ज्यादा साइंटिस्ट और एजुकेटर ने ओपन लेटर साइन किया जिसमें उन्होंने क्लियरली कहा कि दिस इज अ ट्रेविस्टी ऑफ एजुकेशन। और एक फार्माकोलॉजिस्ट का तो ये कहना है, Evolution is the first beautiful lesson in understanding the diversity of living things on earth। और इसे हायर ग्रेड्स में शिफ्ट कर देना बहुत ही absurd चीज है। तो साइंटिस्ट और एक्सपर्ट का तो एकदम उल्टा कहना है इस बारे में। लेकिन बात यहां पर खत्म नहीं हुई है। अब बात करते हैं पीरियोडिक टेबल के बारे में। हेलिना की रब से फरियाद, बेटा मांगे कार स्कूटर बाप राजी। आप सोच रहे होंगे कि ये मैं क्या बकैती करने लग गया हूं, लेकिन जिन भी लोगों ने पीरियोडिक टेबल इस तरीके से याद किए उनको पता है। यहाँ पर हेलिना का मतलब है हीलियम, लिथियम, बेरिलियम और ऐसे आगे जितने भी पीरियोडिक टेबल है। बेसिकली इससे हम लोग पीरियोडिक टेबल को याद करते थे 9-10 में। बट गेस व्हाट, अगर आप 9-10 में हैं तो अब आपको ऐसे याद करने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी क्योंकि पीरियोडिक टेबल भी 9-10 से हटा दी गई है। अब कोई ये पूछ सकता है कि इस चेंज के पीछे का लॉजिक क्या है। तो जो लॉजिक दिया गया है वो ये दिया गया है कि होता ये है कि अगर स्टूडेंट केमिकल और फिजिकल प्रॉपर्टी इन एलिमेंट्स की पहले स्टडी कर लेगा, फिर 11-12 में जाके वो डिटेल में इन पीरियोडिक टेबल को स्टडी करे। लेकिन अगेन बहुत सारे एक्सपर्ट्स तो इसमें भी डिफर करते हैं। उनका तो ये कहना है कि पीरियोडिक टेबल स्टडी करना तो फाउंडेशनल नॉलेज है, इसको तो 9th और 10th में होना ही चाहिए। अब दोस्तों एनवायरमेंटल टॉपिक्स के ऊपर बात कर लेते हैं। वो टाइम जब दुनिया में क्लाइमेट क्राइसिस अपने पीक पे चल रही है, जब सबसे ज्यादा अवेयरनेस इस बारे में फैलाना चाहिए, तब बहुत सारे क्लासेस से, बहुत सारे जगहों से ये टॉपिक हटा दिया गया। आई मीन व्हाट द हेल इज दिस? ये हटाने का क्या रीजन है? अब ये सारे चेंजेस क्यों किए जा रहे हैं, उसके पीछे का क्या पॉसिबल रीजन हो सकता है वो डिस्कस करते हैं। देखिए सबसे पहले एवोल्यूशन की बात करें तो
आपको रीजन पता चल ही गया होगा। ज्यादातर लोग जो रिलीजियस होते हैं वो इवोल्यूशन से उनको बहुत प्रॉब्लम होती है, बिकॉज ये उनके क्रिएशनिस्ट पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज्यादा कॉन्ट्राडिक्ट करते हैं। तो अब हमारे देश में अभी तक ऐसी हालत तो नहीं आई है कि इवोल्यूशन को हम लोग अनसाइंटिफिक बोल दे या फिर बेसलेस बोल दे। बाय द वे, बहुत लोगों को मैंने कमेंट सेक्शन में देखा है ऐसे बोलते हुए कि इवोल्यूशन इसलिए हटा दिया गया बिकॉज ये अभी तक प्रूव नहीं किया गया है या फिर इतने ज्यादा एविडेंस नहीं है। ये कतई गलत बात है। अगर ऐसा ही होता तो उसे 9-10 से हटा के 11-12 में नहीं रखा जाता। बात सिंपल सी है कि कुछ लोग चाह रहे हैं कि ये फाउंडेशनल नॉलेज लोगों तक ना पहुंचे, लेकिन क्योंकि अभी हम लोग उस लेवल पे नहीं आए हैं कि हम लोग साइंटिफिक थ्योरी को इस तरीके से गलत बोल दे, तो चलो इसको 11-12 में डाल देते हैं। एक बहुत ही स्मूथ स्ट्रैटेजी है एक देश में अपना नैरेटिव फैलाने के लिए। चलिए, ये तो समझ में आ गया कि इवोल्यूशन जो है वो धर्म से एसोसिएटेड है, लेकिन एनवायरमेंटल टॉपिक ये तो किसी धर्म से एसोसिएटेड नहीं दिख रहा है। लेकिन याद रखिए कि कोई भी पार्टी केवल धर्म पे नहीं बल्कि बिजनेस के ऊपर भी अपना वोट लेती है। इन्वायरमेंटल साइंस की अवेयरनेस सबसे ज्यादा प्रॉब्लम उन लोगों के लिए क्रिएट करेगी जो बड़े बड़े इंडस्ट्रियलिस्ट हैं, क्योंकि इनके जो बड़े बड़े प्रोजेक्ट है जिससे ज्यादा कार्बन एमिशन हो सकता है, इन्वायरमेंट को ज्यादा नुकसान पहुंच सकता है, लोग अवेयर हो जाएंगे। लोग अवेयर होंगे तो उसके खिलाफ प्रोटेस्ट कर सकते हैं। सो इट वुड बी वेरी कन्वीनियंट कि लोगों को इस बारे में ज्यादा एजुकेट ही ना किया जाए। अब मैं ये नहीं कह रहा कि इसको कंप्लीटली हटा दिया गया हो, लेकिन जो एम्फेसिस मिलना चाहिए था अब उससे भी कम एम्फेसिस मिल रहा है। इसके साथ साथ अगर देखा जाए तो ये सारे चेंजेस हमारी क्रिटिकल थिंकिंग को भी इंपैक्ट डाल रहे हैं। अब दोस्तों, ये तो मैंने साइंस की बात बताई, ऐसे तो हिस्ट्री बुक्स में भी काफी चेंजेस हुए, जैसे कि मुगल एम्पायर से रिलेटेड काफी सारे चेंजेस आए हैं। गांधी जी के हिंदू नेशनलिज्म के अगेंस्ट में जो व्यूज थे उसको हटा दिया गया है, और साथ ही साथ गुजरात राइट्स के रेफरेंसेस भी हटा दिए गए हैं। लेकिन ये तो हिस्ट्री की बात रही, हमारा तो साइंस चैनल है, तो चलिए साइंस के ऊपर ही फोकस करते हैं। अब आपको जान के हैरानी होगी कि ये सब हटाया तो गया ही, लेकिन साथ साथ में क्या क्या चीजें इंट्रोड्यूस की गई। तो एनसीईआरटी ने चंद्रयान 3 के ऊपर पढ़ाना स्टार्ट किया। बहुत ही अच्छी चीज है, चंद्रयान 3 के बारे में तो जानना चाहिए। लेकिन उसी मॉड्यूल में एनसीईआरटी ने पुष्पक विमान के बारे में भी बताया। ये बताया कि विमानिका शास्त्र में बताया गया है कि एंशिएंट इंडिया में कैसे ये फ्लाइंग मशीन हमारे पास होती थी। बस दिक्कत यह है कि ये जो विमानिका शास्त्र है इसको बहुत पहले नहीं लिखा गया, इसको अभी रिसेंटली 20th सेंचुरी में ही लिखा गया है। इसको लिखा था पंडित शास्त्री जी ने, और टेक्निकली उन्होंने ये लिखा नहीं था, बल्कि उनका कहना है कि भारद्वाज जी के थ्रू उनको ये साइकिकली ये सारी इंफॉर्मेशन बताई गई जिसको उन्होंने फिर लिखा है। अब सुनने में अजीब सी बात लग रही है, लेकिन अगर उन्होंने एक थॉरो मैनुअल लिख दी है विमानिका शास्त्र तो उसमें चीजें तो बढ़िया होंगी। लेकिन इट टर्न्स आउट ऐसा नहीं है, क्योंकि हमारे देश का जो सबसे बड़ा रिसर्च इंस्टीट्यूट है इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस, उसके साइंटिस्ट ने जब ये विमानिका शास्त्र को अच्छे से स्टडी किया तो उन्होंने पाया कि इसमें जो भी ब्लूप्रिंट्स दिए गए हैं वो उड़ने के लिए तो फिजिबल ही नहीं है। और ये तो मैं बहुत अच्छे शब्दों में बोल रहा हूं, उन्हें तो बहुत ही ब्रूटली बोल दिया। और थोड़ा अजीब सा था भी, क्योंकि उसमें मर्क्यूरी और यूनिन जैसी चीज को फ्यूल बनाने की बात की गई है, और भी बहुत सारी चीजें इसके ऊपर हम लोग डिटेल में बात करेंगे। लेकिन एनसीईआरटी में ये इंट्रोड्यूस कर दिया गया, लेकिन फिर बाद में बहुत सारे साइंटिस्ट ने जब इसके खिलाफ आवाज उठाई तो उनको ये टॉपिक हटा देना पड़ा। थैंक गुडनेस अभी तो एनसीईआरटी में ये नहीं है, बट टू थिंक अबाउट इट कि ऐसी चीज इंट्रोड्यूस की गई थी, ये बहुत ही कंसर्निंग है। और सोच के देखो, ये जो हमारे एक्टिव साइंटिस्ट और एजुकेटर्स हैं, अगर इन लोगों ने आवाज नहीं उठाई होती तो पाकिस्तान जैसा हमारा भी हाल हो रहा होता, इंडोक्ट्रिनेट हो ही रहे होते हम लोग। अच्छा, एक और चीज, एस्ट्रोलॉजी को एज अ साइंस बता दिया गया है। अब मैं यहां पर पर्टिकुलरली प्रेडिक्टिव एस्ट्रोलॉजी के बारे में बात कर रहा हूं, जो कि मुझे हमेशा क्लैरिफाई करना पड़ता है अपनी वीडियोस में। आज के टाइम में मल्टीपल यूनिवर्सिटीज में एस्ट्रोलॉजी को एक लेजिटिमेट चीज की तरह समझाया जा रहा है। इनफैक्ट इंदिरा गांधी ओपन नेशनल यूनिवर्सिटी में मास्टर्स प्रोग्राम है इंडियन एस्ट्रोलॉजी का। तो सोच के देखिए कि हमारी गवर्नमेंट एस्ट्रोलॉजी के ऊपर मास्टर्स डिग्री दे रही है। मतलब मजाक चल रहा है क्या? मैं क्वांटम एस्ट्रोलॉजी को जब डिबंक कर रहा था, इस इंस्टीट्यूट के बारे में बात किया था, तो मुझे ये लगा कि गवर्नमेंट ने इस इंस्टीट्यूट के ऊपर इतना ध्यान नहीं दिया होगा इसलिए चल रहा है। बट इट टर्न्स आउट कि ऐसा तो बहुत ओपनली चल रहा है। मतलब इससे एस्ट्रोलॉजी को कितनी ज्यादा क्रेडिबिलिटी मिल रही है, आपको आइडिया है? वो सारे सूडो साइंस वाले लोग जो फालतू की बातें फैला रहे हैं और लोगों को गुमराह कर रहे हैं, उनको भयंकर ऑथेंटिसिटी मिल गई यहां से। 2015 में इंडियन साइंस कांग्रेस में एक प्रेजेंटेशन दिया गया, उसमें यह क्लेम किया गया कि पहले के टाइम के हमारे जो विमानास थे वो तो ज्यादा एडवांस थे, वो एक प्लेनेट से दूसरे प्लेनेट्स में चले जाते थे। सोच के देखिए, ये चीज इंडियन साइंस कांग्रेस में की गई है। अब सीधी सी बात है, साइंटिफिक कम्युनिटी में इसका कड़ा विरोध किया। इनफैक्ट ये स्टोरी इतनी इंटरेस्टिंग है कि इसके ऊपर डिटेल में एक और वीडियो बनाई जा सकती है। लेकिन सोच के देखिए कि ये सारी चीजें इसलिए पॉसिबल हो पा रही हैं क्योंकि अभी हमारे यहाँ के काफी साइंटिस्ट इतने एक्टिव हैं जो ओपनली बोल पा रहे हैं। लेकिन धीरे धीरे अगर ऐसा माहौल बन गया कि कोई भी साइंटिस्ट कुछ ओपनली बोल ना पाए, तब क्या होगा?
तब तो कितनी भी एब्सर्ड बात कोई भी इंट्रोड्यूस करा सकता है उनके बिलीफ सिस्टम के बेसिस पे, डजंट मैटर वो कितना साइंटिफिक है। थैंक गुडनेस टू दीज साइंटिस्ट एंड एजुकेटर्स जो अभी भी एक्टिवली बोल रहे हैं। जैसा कि मैंने बताया था कि 1800 से ज्यादा साइंटिस्ट और रिसर्चर ने ओपनली साइन किया कि ये जो इवोल्यूशन को हटाया गया 9-10 से, ये काफी गलत है। इनफैक्ट साइंटिफिक अमेरिकन तक ने बोला है कि ये जो चेंजेस किए जा रहे हैं ये बहुत ही कंसर्निंग है। अब देखिए दोस्तों, मैं आपको ये नहीं बोलूंगा कि पाकिस्तान जैसी हमारी हालत हो गई है, लेकिन अगर यही ट्रेंड चलता रहा और हमारे रिसर्चर्स ज्यादा एक्टिव नहीं रहे तो पाकिस्तान में जिस तरीके से इंडोक्ट्रिनेट किया जा रहा है किसी पर्टिकुलर आइडियोलॉजी को लेकर, वो दिन दूर नहीं जब हमारे देश में भी किया जाएगा, या फिर किया जा रहा है। जहां पर ज्यादा पोजीशन आ रहा है वहां तो नहीं कर पा रहे, लेकिन जहां पर नहीं आ पा रहा है उधर तो कर ही दिया जा रहा है। इसके अलावा एक और बड़ी प्रॉब्लम है कि हमारा जो एजुकेशन स्टैंडर्ड है वो काफी कम है। 2009 में इंडिया ने पिज्जा में पार्टिसिपेट किया था। बेसिकली एक तरह का इंटरनेशनल स्टैंडर्ड टेस्ट होता है जो कि ये वैल्यूएट करता है कि किसी भी कंट्री का एजुकेशन सिस्टम कैसा है। इंडिया की उसमें 73rd रैंक आई थी आउट ऑफ 74, मतलब हम सेकंड लास्ट आए थे 2009 में। और अगर आप पूछेंगे कि अभी हमारी क्या रैंकिंग है, सो इट टर्न्स आउट हमको नहीं पता, क्योंकि 2009 के बाद हमने उसमें पार्टिसिपेट करना ही बंद कर दिया, इतनी बेइज्जती हो गई थी। और इसका रीजन सिंपल सा है, क्योंकि रट्टा मारने के ऊपर फोकस दिया जाता है, स्टूडेंट को छोड़ के टीचर के हिसाब से करिकुलम ज्यादा फोकस किया जाता है। एजुकेशन इनइक्वालिटी आ रही है, क्योंकि जो प्राइवेट स्कूल्स होते हैं उसमें जो एजुकेशन गैप आ जाता है वो अच्छे टीचर्स के थ्रू उस गैप को फिर भी फिल कर देते हैं। लेकिन गवर्नमेंट कॉलेज में जो स्टैंडर्ड बुक्स एकदम चिपके रहते हैं जिनको वही पढ़ाना है, वहां तो वो चीज नहीं हो पा रही है। अब हमारे अभी न्यू एजुकेशन पॉलिसी इंट्रोड्यूस की गई है जो कि काफी अच्छे चेंजेस ला रही है, एंड आई एम ग्लैड टू सी कि वो चेंजेस तेजी से इंप्लीमेंट भी किए जा रहे हैं। बट एट द सेम टाइम हमको ये इंश्योर करना पड़ेगा कि सूडो साइंटिफिक बातें हमारे टेक्स्ट बुक्स में एंटर ना करें। अच्छा दोस्तों, ऐसा पहली बार नहीं हो रहा है जब इस तरीके के एलिगेशन लग रहा है। इंडिया की हिस्ट्री अगर देखा जाए तो 1977 से लेकर 1980 में जनता पार्टी के ऊपर एलिगेशन लगा था कि एनसीईआरटी टेक्स्ट बुक को एंटी इंडियन और एंटी नेशनल कहा गया मुस्लिम इन्वेडर्स के पोर्ट्रेयल के लिए। फिर 1998 से 2000 के बीच में सेफ्रोनाइजेशन का एलिगेशन फेस किया गया हिस्ट्री रिवीजन के लिए। फिर 2012 में यूपीए गवर्नमेंट की बात कर लेते हैं जिसमें बीआर अम्बेडकर कार्टू कंट्रोवर्सी में कंटेंट रिमूव करना पड़ा। फिर 2021 से करंट चेंज की तो हम लोग बात कर ही रहे हैं। तो अगर देखा जाए तो ये चेंजेस थ्रू आउटली आए जा रहे हैं, लेकिन एट दिस पॉइंट ये चेंज काफी ज्यादा है, एंड वी हैव टू इंश्योर दैट वी आर वोकली एक्टिव दैट मच कि हम लोग ऐसे चेंजेस को रेजिस्ट कर पाए, क्योंकि अल्टीमेटली हमारे नेशन के लॉन्ग टर्म लिटरेसी के ऊपर इंपैक्ट डालेगी, जिससे हमारे देश की इकोनॉमी पे इंपैक्ट पड़ेगा और हमारे लाइफस्टाइल और हमारी लाइफ के ऊपर इंपैक्ट पड़ेगा। अब आप बोलेंगे कि मैंने इतनी सारी प्रॉब्लम तो बता दी, लेकिन क्षितिज इसका सॉल्यूशन क्या है? अब देखिए, सॉल्यूशन इसका कोई एक सिंगल नहीं है, बहुत सारी चीजें जो इंप्लीमेंट करनी पड़ेंगी। सबसे पहले तो करिकुलम डेवलपमेंट जो है उसको डिप्लोमेटाइज करना पड़ेगा। इसका मतलब यह है कि इंडिपेंडेंट एक्सपर्ट लेड बॉडी क्रिएट करनी पड़ेगी जो कि गवर्नमेंट के प्रेशर में ना रहे, जिसमें डोमेन स्पेशलिस्ट इंक्लूड करने पड़ेंगे। पॉलिटिकल प्रेशर को तो हटाना ही पड़ेगा और एकेडमिक इंटीग्रिटी को किसी भी हालत में प्रायोरिटाइज करना होगा। इसके अलावा जो अर्ली साइंटिफिक फाउंडेशन उसको रिस्टोर करना पड़ेगा, जैसे कि इवोल्यूशन की बात की, पीरियोडिक टेबल की बात की, क्लाइमेट चेंज की बात की, ये सब फिर से इंट्रोड्यूस करना पड़ेगा। जो सूडो साइंटिफिक कंटेंट की बात कर रहे हैं उसको हम लोगों को हटाना होगा और एक पेडागोजिकल रिफॉर्म लाना होगा। इन सब के साथ साथ हम लोगों को पिज्जा जैसे इंटरनेशनल असेसमेंट में फिर से पार्ट लेना होगा। आई नो खराब रैंक आएगी तो एक नेशनल एम्बेरसमेंट बनेगी, लेकिन वो नेशनल एम्बेरसमेंट हमारे लिए एक पॉइंट होगा बात करने का। प्रॉब्लम को सॉल्व करने का सबसे पहला तरीका है कि प्रॉब्लम पता तो चले। जब तक ऐसे असेसमेंट में हम लोग जाएंगे नहीं, प्रॉब्लम ही नहीं पता चलेगी। दोस्तों, आई होप आपको आज की वीडियो पसंद आई होगी। मेरा ये वीडियो बनाने का इंटेंशन किसी भी रिलीजियस ग्रुप को हर्ट करने का नहीं है, बल्कि एक साइंटिफिक अप्रोच रखने का है। रिलीजियस ग्रुप अपने आइडियोलॉजीज को, अपने बिलीफ सिस्टम को अपने हिसाब से फैला सकते हैं, लेकिन जो चीज साइंस है उस चीज को साइंस रहना चाहिए, उसमें कोई और चीज का इंट्रोडक्शन सही नहीं है। क्योंकि पोस्ट डिक्शन नाम की जो चीज है ये बहुत ही खतरनाक है, जो हर धर्म में है। क्योंकि अगर साइंस, मैथमेटिक्स और बेसिक एजुकेशन में रिलीजियस आइडियोलॉजी घुस जाएगी तो ओवरऑल जो रेसिपी बनेगी वो डिजास्टर की होगी। हम लोग फिर से मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में ऐसी बातें डिस्कस करते हुए। तब तक के लिए स्टे क्यूरियस, कीप लर्निंग।